बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के सामाईन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फोर कॉर्नर्स इमरान सीरीज़, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। इमरान की जबान खुली तो उसने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। इसका जिस्म चमड़े की बेल्ट्स के साथ एक स्ट्रेचर नुमा तख्ते से बंधा हुआ था। इसने देखा कि इस जैसे कई स्ट्रेचर इसके दोनों अतराफ में मौजूद थे, और फिर इसकी नज़रें जैसे जैसे इन स्ट्रेचर्स पर गईं, इसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। जूलिया और सफदर के अलावा वहाँ कैप्टन हमीद, कर्नल फरीदी भी मौजूद थे, और सबसे आखिरी स्ट्रेचर पर मेजर प्रमोद भी उसी हालत में पड़ा हुआ था। वाह, ये कॉन्फ्रेंस तो यहीं शुरू हो गई। बड़ा अच्छा अंदाज है इस कॉन्फ्रेंस का, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो तुम्हें होश आ गया इमरान? जरा फासले पर मौजूद कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ होश आए कर्नल, होश बेचारे जेट की रफ्तार से दौड़ते जा रहे हैं। वैसे कर्नल फरीदी, ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बजाय एशियाई कॉन्फ्रेंस लगती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कम अज़ कम इस पुरस्कारियत से तो निजात मिली। अब पता लग जाएगा कि ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है, कर्नल फरीदी ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं बताता हूँ कर्नल फरीदी साहब कि ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है, मेजर प्रमोद की आवाज़ सुनाई दी, और कर्नल फरीदी ने चौंक कर सर मोड़ा और मेजर प्रमोद को देखने लगा। मेजर साहब ने इस सब्जेक्ट पर डॉक्टरेट की हुई है, इसलिए इनका लेक्चर वाकई मगज़ से पुर होगा। वाह, क्या चटखारा होता है मगज़ में भी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेजर प्रमोद हंस पड़ा। तुम क्या बता रहे थे मेजर? कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। हमारे मुल्क को जो इत्तला मिली थी, इसके मुताबिक ये लोग हमें अगवा करके अपनी तंजीम के लिए काम करने पर मजबूर करना चाहते हैं। इनका प्लान ये है कि ये हमारे जहनों को कंट्रोल करके हमें अपनी तंजीम के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेजर प्रमोद ने संजीदगी से कहा। वाह, इसका मतलब है कि हम तीनों कुंवारों का बाकायदा निकाह होगा। जाहिर है जहनों को कंट्रोल तो बीवियाँ ही कर सकती हैं। वैसे कर्नल फरीदी, आपके लिए उन्होंने ज़रूर कोई ज़बरदस्त किस्म की बीवी तैयार कर रखी होगी, इमरान ने कहा, और कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद दोनों हंस पड़े। उसी लम्हे कमरे की एक दीवार से साएं साएं की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई लाउड स्पीकर ऑन हुआ है, और वो सब उसी तरफ मुतवज्जा हो गए। आप तीनों को पहले होश आना ये बताता है कि आपके जहन वाकई बेपनाह ताकतवर हैं, और मेजर प्रमोद ने दुरुस्त बताया है कि हमने आपके जहनों को अपनी तंजीम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अली इमरान के फॉर्मूले के मुताबिक नहीं, बल्कि साइंसी तरीके से। एक भारी आवाज़ दीवार से निकलती हुई सुनाई दी। ओह, तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो तुम? इमरान ने फौरन ही जवाब दिया। यस, अब आप दुरुस्त नतीजे पर पहुंचे हैं, उसी आवाज़ ने इंतहाई संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। तो उसके लिए इतने दर्द सर की क्या ज़रूरत थी? कैप्टन हमीद ही काफ़ी था इस मकसद के लिए तो, इमरान ने कहा। तुम जो कोई भी हो मिस्टर, और तुम्हारा जो भी मकसद है, लेकिन ये बता दूं कि तुमने हम पर हाथ डालकर अपने दिन कम कर लिए हैं, कर्नल फरीदी ने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अब हम खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए अब सारा प्रोग्राम आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो गौर से सुनो, तुम्हारी जहनी सलाहियतें अब फोर कॉर्नर्स के लिए इस्तेमाल होंगी। मैं सलाहियतों की बात कर रहा हूँ, जहनों की नहीं। फोर कॉर्नर्स इस दुनिया की आइंदा हाकिम होगी, और इसकी सीक्रेट सर्विस सुपर एजेंट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें से हर एजेंट के जहन में फरीदी, इमरान और प्रमोद की मुश्तरका सलाहियतें मौजूद होंगी। बाकी रहे तुम्हारे साथी, तो वो हमारे लिए बेकार हैं, लेकिन हमने उन्हें तुम्हारे साथ इसलिए अगवा किया है ताकि हमारा काम मुकम्मल होने तक ये लोग ख्वाह मख्वाह आपको तलाश में मारे मारे ना फिरते रहें, उसी आवाज़ ने जवाब दिया। यार, सलाहियतें ही लेनी थी तो मुझे ख़त लिख देना था, मैं अपने बावर्ची सुलेमान की पकी हुई मूंग की दाल की एक हंडिया तुम्हें भिजवा देता। ये सारा खेल तो इस मूंग की दाल का है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आप लोग तैयार हो जाएं, चीफ ग्रेट बॉस ने तुम पर मेहरबानी की है, इसलिए तुम जिंदा और सही सलामत वापस अपने मुल्कों में जाओगे, वरना हम चाहते तो तुम्हें हलाक करके तुम्हारे जहन ही तुम्हारी खोपड़ियों से निकाल लिए जाते। लेकिन चीफ ग्रेट बॉस ने तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी सलाहियतें हासिल करने का प्रोग्राम बनाया है, और बस इसके लिए जो मशीनरी तैयार हो रही है, जैसे ही ओके का सिग्नल मिला आप तीनों को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और फिर 2 घंटों बाद आप आज़ाद होंगे, उसी आवाज़ ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा,
और इसके साथ एक ऐसा खटका हुआ जैसे माइक बंद हो जाता है। मेरे ख्याल में हम किसी पागल साइंसदान के हत्थे चढ़ गए हैं, मेजर प्रमोद ने तल्ख लहजे में कहा। नहीं मेजर प्रमोद, ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं। आज की साइंस वाकई इस कदर तरक्की कर चुकी है कि बज़ाहिर हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है, कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि इन्हें सिर्फ जहनी सलाहियतें चाहिए और अपने अंदर तो बकौल जूलिया ज़ौक है ही नहीं, इसलिए अपना तो मसला हल हो गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि अगर हम माइंड को 0 पॉइंट पर ले जाएं तो ये कुछ हासिल ना कर सकेंगे, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। पूरी दुनिया में एक आपका दम है जो मेरा मतलब समझ जाता है, बाकी तो सारे यही पूछते रहते हैं कि क्या मतलब क्या मतलब, और आप जानते हैं बात तो की जा सकती है लेकिन इसका मतलब समझाना सबसे मुश्किल काम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल फरीदी, ये गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं यहाँ से चलने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने सपाट लहजे में कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम है, जाकर खैरियत का खत ज़रूर लिखना, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई मजीद बात होती, कमरे के सामने का इकलौता दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। इन तीनों के हाथों में स्प्रे गनें थीं और इनकी पुश्त पर बड़े बड़े सुर्ख रंग के सिलेंडर बंधे हुए थे जिनके साथ ये स्प्रे गनें मुंसलिक थीं। इन तीनों ने अंदर दाखिल होते ही बिजली की सी तेज़ी से अपनी गनों का रुख इमरान, कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद की तरफ किया और दूसरे लम्हे दूधिया रंग की गैस की बौछार इन गनों से निकलकर इन तीनों की नाकों से टकराई और इन्हें वाकई अपने जहन तारीकियों से डूबते महसूस होने लगे। इमरान ने अपना सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन गैस इतनी तेज़ी से इसकी नाक के अंदर घुसती चली गई थी कि बेइख्तियार सांस लेने पर मजबूर हो गया और सांस लेते ही इसके जहन तारीकी में डूबता चला गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही ब्लैक जीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्सो, ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं ताहिर हूँ, ब्लैक जीरो ने इस बार अपनी असली आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। ताहिर, ये इमरान को आखिर क्या हो गया है? जब से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वापस आया है वो इस कदर काहिल और सुस्त हो गया है कि वो इमरान लगता ही नहीं। मैंने अभी उसे फ्लैट पर फ़ोन किया है लेकिन इसने कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया है, सर सुल्तान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही सर, इमरान साहब की जहनी हालत ठीक नहीं है। वो अब इस तरह बातें करते हैं जैसे इनकी जहनी सलाहियतें कुंद होकर रह गई हों। इनमें वो तेज़ तरारी और चुस्ती फुर्ती सिरे से मफकूद होकर रह गई है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तुम उसे टटोलो ब्लैक जीरो, इससे असल बात पूछो। इमरान की हालत तो तशवीशनाक होती जा रही है, सर सुल्तान ने कहा। मैंने पहले भी कोशिश की है लेकिन कुछ पता नहीं चला, अब मैं दोबारा कोशिश कर लेता हूँ, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने उसे मजीद ताकीद करने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया। ब्लैक जीरो ने रिसीवर रखा और फिर फ़ोन के साथ मुंसलिक टेप का बटन ऑन करके वो उठा और ऑपरेशन रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इमरान के फ्लैट की कॉल बेल बजा रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो सुलेमान की शक्ल नज़र आई। ओह ताहिर साहब, आप आइए, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या कर रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। बस चादर ओढ़े लेटे पड़े हैं, सोते हैं ना जागते हैं, कुछ दरमियानी सी कैफियत है, सुलेमान ने दरवाज़ा बंद करते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया और ब्लैक जीरो सर हिलाता हुआ इमरान की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। इमरान वाकई बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटा हुआ था। इसकी आंखें खुली थीं लेकिन वो टिकटिकी बांधे छत को घूर रहा था। इसकी शेव बड़ी हुई थी और चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। वो किसी तरह भी पहले जैसा इमरान ना लगता था। हेलो इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने अंदर दाखिल होते ही कहा। सारी, हिलने को दिल नहीं चाहता, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इसकी नज़रें छत से ना हटी थीं और ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। सर सुल्तान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आपने इनसे फ़ोन पर बात करने से ही इनकार कर दिया है, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या बात करता? अब बात करने के लिए बाकी रह ही क्या गया है, इमरान ने जवाब दिया। वो कह रहे थे कि इमरान ये सारी ड्रामा इस बाजी इसलिए कर रहा है ताकि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। मेरे ख्याल में वो आज सर रहमान से बात करेंगे, ब्लैक जीरो ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा। कर लें बात, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? वैसे भी आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माना है, अब तो शादी वगैरह पुरानी बातें हो गई हैं, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। उसी लम्हे सुलेमान चाय के बर्तन उठाए
अंदर दाखिल हुआ। उसने एक प्याली ब्लैक ज़ीरो के सामने रखी और दूसरी इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। सुलेमान ने लहजे में वाकई बेपनाह हमदर्दी थी। चाय? मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खुद पी लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और सुलेमान होठ भेजता हुआ चाय की प्याली उठाए वापस मुड़ गया। ब्लैक ज़ीरो ने इसकी आंखों में तैरती हुई नमी नुमाया तौर पर महसूस की। आखिर ये आपको हो क्या गया है? ब्लैक ज़ीरो ने इस बार बराह रास्त बात करते हुए कहा। होना क्या है, बस कोई काम करने को जी ही नहीं चाहता। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इमरान ने जवाब दिया। खाक ठीक है, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। सरकारी तौर पर भी यही रिपोर्ट मिली है कि आप वहाँ खामोश बैठे रहे और आपने कोई बात ही नहीं कही। जूलिया और सफदा ने भी यही रिपोर्ट दी है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद सुलेमान टेलीफोन उठाए अंदर दाखिल हुआ। नेदरलैंड से कैप्टन हमीद का फ़ोन है। सुलेमान ने टेलीफोन मेज़ पर रखा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने उसी तरह लेटे लेटे रिसीवर लेकर कॉल से कान से लगाते हुए कहा। मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ नेदरलैंड से। दूसरी तरफ से कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सुलेमान ने बता दिया है, फरमाइए। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें भी कर्नल फरीदी वाली बीमारी हो गई है। ये आखिर हुआ क्या है? कैप्टन हमीद ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। क्या हुआ कर्नल फरीदी को? इमरान ने बड़े सपाट लहजे में पूछा। समझ नहीं आ रही। जब से वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वापस आए हैं बस बिस्तर पर पड़े हैं, ना सीधी तरह बात करते हैं ना कोई काम। मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हारा लहजा भी बिल्कुल उसी तरह का है, कैप्टन हमीद ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरी तरफ से खैरियत पूछ लेना, इमरान ने सपाट लहजे में जवाब दिया और रिसीवर रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रिसीवर ब्लैक ज़ीरो ने उचक लिया। हेलो कैप्टन हमीद, मैं एक्स2 बोल रहा हूँ। मैंने आपकी कॉल अटेंड कर ली है, ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर लेते ही एक्स2 की आवाज़ में बात करते हुए कहा। ओह सर, मैं तो खुद आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपका नंबर मुझे मालूम ना था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने कॉल अटेंड कर ली। ये सर, इमरान को क्या हो गया है? इसके लहजे में वो पुरानी झलक ही मौजूद नहीं है, कैप्टन हमीद ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुमने कर्नल फरीदी के मुतालिक बताया है, क्या कर्नल फरीदी भी इमरान की तरह बदल गया है? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ काटते हुए पूछा। यस सर, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद उनकी तो जोन ही बदल गई है, बिल्कुल काया पलट चुकी है। आला हुकाम बेहद परेशान है। मैंने तंग आकर सोचा कि इमरान को फ़ोन करूं, शायद वो इस मसले का कोई हल निकाले, लेकिन इसका लहजा सुनते ही मैं समझ गया कि इसकी हालत भी कर्नल साहब जैसी है, कैप्टन हमीद ने तफसील बताते हुए कहा। तुम कर्नल फरीदी के साथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे? क्या तुम्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो खिलाफे मामूल हुई हो? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। यस सर, मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपनी रिहाइशगाह में था और कर्नल फरीदी भी वहीं मौजूद थे, लेकिन इनकी हालत बदल चुकी थी। मैंने लाख उनसे पूछा, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं, कैप्टन हमीद ने कहा और साथ ही इसने अपने अगवा और बेहोश होने की तफसील भी बता दी। ऐसी रिपोर्ट मेरे मेम्बरान ने भी दी है। इन्हें भी एक होटल के केबिन में चाय पीते हुए अचानक बेहोश कर दिया गया और जब इन्हें होश आया तो अपनी रिहाइशगाह पर थे और इमरान की हालत बदल चुकी थी। इसका मतलब है कि वहाँ इनके साथ कोई ख़ास कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ कि कोई बात हुई तो मैं तुमसे बात कर लूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा। थैंक यू सर, ज़रूर मालूम करें। मुझसे कर्नल फरीदी साहब की हालत देखी नहीं जाती, कैप्टन हमीद ने रो देने वाले लहजे में जवाब दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, गुड बाय, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने रिसीवर कैडल पर रख दिया। इमरान उसी तरह खामोश पड़ा हुआ था। इमरान साहब, आपको कुछ याद आता है कि वहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से पहले आपके साथ क्या हुआ था? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मुझे याद करने की ज़रूरत है, इमरान ने उसी तरह सपाट लहजे में जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं आला हुकाम से बात करता हूँ। आप जहनी तौर पर बीमार हैं, अब आपका इलाज कराना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसकी बात का इमरान ने कोई जवाब ना दिया, खामोश पड़ा रहा। ब्लैक ज़ीरो फ्लैट से निकला और इसने अपनी कार का रुख सीधा सर रहमान की रिहाइशगाह की तरफ मोड़ दिया। वो अब एक नए अंदाज में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी कार सर रहमान के पोर्च में पहुंच चुकी थी। उसे मालूम था कि सर रहमान दफ्तर में होंगे। अम्मा भी से कहो कि इमरान का दोस्त ताहिर आया है,
और आपसे इमरान के मुतालिक एक अहम बात करना चाहता है। ब्लैक ज़ीरो ने मुलाजिम से कहा और मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सुरैया ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। ओह ताहिर साहब, आप खैरियत है? भाईजान के मुतालिक आपने क्या बात करनी है? मैंने मुलाजिम को मना कर दिया है, वरना अम्मा भी ने तो परेशान हो जाती। सुरैया ने कहा। तशरीफ़ रखिए, मैं बताता हूँ, ताहिर ने कहा और सुरैया सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इमरान साहब हुकूमत की तरफ से क्रीमिया एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के टॉप सीक्रेट एजेंट मौजूद थे। वहाँ से वापसी पर इमरान की हालत बिल्कुल बदली हुई है। वो मुसलसल अपने फ्लैट में बंद है और जहनी तौर पर बिल्कुल सपाट हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ये इत्तला मिली है कि नीदरलैंड के मशहूर जासूस कर्नल फरीदी की भी यही हालत है। वो भी इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में शरीक था। और ये भी सुन लीजिए कि इन्हें वापस आए हुए 6 रोज़ गुजर चुके हैं। इस दौरान में मैंने अपने तौर पर जहनी अमराज के बड़े माहिरीन से भी इमरान का मुआयना कराया है, लेकिन इनका मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि इमरान हर लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद इमरान वो पहले जैसा इमरान नहीं रहा। अब मैं यहाँ के इसलिए हाजिर हुआ था कि अम्मा भी को अपने साथ फ्लैट में ले चलूँ। शायद इनकी वजह से इमरान की सहनी कैफियत बदल जाए। ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, ये तो आपने इंतहाई तशवीशनाक खबर सुनाई है। अम्मा भी को पता चला तो इनकी हालत तो गैर भी हो जाएगी। मैं आपके साथ चलती हूँ, सुरैया ने इंतहाई परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप ज़रूर चलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप अम्मा बी को भी साथ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक ज़ीरो ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। और सुरैया चंद लम्हे खामोश बैठी सोचती रही। फिर वो सर हिलाती हुई उठकर अंदर चली गई। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? ज़रूर उसे किसी कलमोही की नज़र लग गई होगी। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में अम्मा भी दाखिल हुई और ताहिर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। अम्मा भी, आप परेशान ना हो, इमरान बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन बस वो सुस्त और काहिल हो गया है, ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा। सुस्त और काहिल हो गया है? मैं समझ गई, ज़रूर से नज़र लग गई है। सुरैया, वो हरमल वाली पोटली पड़ी है मेरे संदूक में, वो उठा लो। मैंने इसलिए पढ़वा कर रखा हुआ था उसे। मुझे मालूम था कि ये न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है, किसी की भी नज़र लग सकती है। चलो जल्दी करो, तुम देखना कि कैसे ये नामुराद सुस्ती और काहिली दूर होती है। अम्मा बी ने पीछे आने वाली सुरैया से मुखातिब होकर कहा। अम्मा बी, अब आप भाईजान को हरमल की धोनी देंगी? ताहिर भाई क्या कहेंगे? सुरैया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे तुम दे तो आओ, एक तो मुई ये अंग्रेजी तालीम ने भी दिमाग ख़राब कर रखा है। जाओ ले आओ जल्दी, अम्मा बी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और सुरैया पैर पटकती हुई वापस चली गई। ताहिर के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो सुरैया का मसला समझता था। जाहिर है एक पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म के टोने टोटकों पर कब यकीन रखता था, लेकिन अब अम्मा बी को कौन समझा सकता था। हाँ तो ताहिर बेटे, कब से है इसकी ये हालत? मैंने लाख बार कहा है कि छोड़ो इस डब्बे को और यहाँ आ जाओ। एक तो ये बाप बेटे मेरी तो बात ही नहीं मानते, अम्मा बी ने दांत पीसने के से अंदाज में कहा। एक्रीमिया गया था इमरान, वहाँ से आने के बाद ये हालत हुई है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काफिरों के मुल्क में? ओह, फिर तो ये होना ही था। अकलौता बच्चा है, मन्नतों मुरादों वाला। इसका तो खून भी मीठा है। लाख आया कि गले में नज़र का तावीज़ पहन लिया करो। बस ये मुझे अंग्रेज़ी तालीम इसने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं पहनता तावीज़, अम्मा बी ने पैर पटकते हुए कहा। उसी लम्हे सुरैया वापस आई तो इसके हाथ में स्याह रंग के कपड़े की एक पोटली थी। दिखाओ, इधर दिखाओ। इसमें काले बाबा का लिखा हुआ नज़र का तावीज़ भी है। एकदम ठीक कर देगा, सारी बुरी बलाएं 1 मिनट में दफ़ा हो जाएंगी। अम्मा बी ने पोटली को इस तरह झपटा जैसे इसमें सोना बनाने का नुस्खा हो। और अब ब्लैक ज़ीरो दिल ही दिल में पछता रहा था कि वो क्यों इस तरफ आया। उसे ये ख्याल भी ना आया था कि अम्मा भी इस तरह का सलूक इमरान से करने का फैसला करेंगी। इसने तो ये सोचा था कि शायद अम्मा की डांट टपट से इमरान का सोया हुआ जहन जाग जाए, लेकिन अब उसे इमरान का हशर होता साफ नज़र आ रहा था। और वो दिल ही दिल में ये सोचकर हंस रहा था कि X2, जिसकी दहशत पूरी दुनिया के मुजरिमों और सीक्रेट एजेंटों पर छाई हुई है, की नाक में जब हर्बल की धोनी दी जाएगी तो वो वाकई एक अजीबो गरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन अब वो मजबूर था, तीर कमान से निकल चुका था और अब अम्मा बी को किसी सूरत भी ना रोका जा सकता था। दरवाज़ा खुला और माइकल मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेज़ के पीछे बैठा हुआ उधेड़ उमर बॉस उसे देखकर चौंक पड़ा। कम इन माइकल, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या रिपोर्टें हैं? उधेड़ उमर ने संजीदा लहजे में कहा। बॉस, इंतहाई दिलचस्प रिपोर्टें हैं।
तीनों ग्रेट एजेंट्स मुंह छुपाए बिस्तरों में पड़े हैं और वहाँ की हुकूमतें इनकी इस हालत पर सख्त परेशान हैं। माहिर डॉक्टरों से भी इनके मुआयने कराए गए हैं, लेकिन किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही। माइकल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ, अभी 2 हफ्तों तक तो उनकी यही हालत रहेगी। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इनमें वो बात बहरहाल अब कभी पैदा नहीं हो सकती जिसकी वजह से इनकी शोहरत कायम थी। बॉस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बॉस, इनकी वो खसूसियात जिनमें मुंतकिल की गई हैं, इनकी क्या पोजीशन है? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तजर्बात जारी हैं। ग्रेट चीफ बॉस बता रहे थे कि 2 हफ्तों बाद वो भी मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाएंगे और इसके बाद फोर कॉर्नर्स अपनी असल कार्रवाई का आगाज़ करेगा। बॉस ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, मतलब यह हुआ कि 2 हफ्तों बाद पूरी दुनिया पर फोर कॉर्नर्स की हुकूमत होगी? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, 2 हफ्तों बाद फोर कॉर्नर्स इस दुनिया के असल हाकिम होंगे और फिर क़यामत तक फोर कॉर्नर्स ही हुकूमत करेंगे, बॉस ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि माइकल कोई बात करता, मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, चीफ ऑफ ब्लैक एंड वाइट, बॉस ने रिसीवर उठाते ही सर्द लहजे में कहा। बॉस, एक अहम इत्तला है, दूसरी तरफ से संजीदा आवाज़ सुनाई दी। क्या इत्तला है? बोलो, बॉस ने सर्द लहजे में कहा। बॉस, बल्गानिया के कर्नल डी ने फौरन फोर कॉर्नर्स के खिलाफ बाकायदा जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है। इसके 5 डी एजेंट एक्रीमिया के लिए रवाना हो चुके हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, किसने इत्तला दी है? बॉस ने चौंकते हुए पूछा। अभी बल्गानिया से ST3 की कॉल आई थी, इसने इन एजेंट्स की तफसीलात भी रवाना की हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह गुड, 2 हफ्तों तक फोर कॉर्नर्स सामने नहीं आना चाहती, इसलिए तुम इन 5 एजेंटों को गायब करा दो। गायब के मायने समझते हो ना? बॉस ने कड़क लहजे में कहा। यस बॉस, मैं समझ गया। मतलब यह है कि इनके मुतालिक किसी को कुछ मालूम ना हो सके कि उन्हें ज़मीन खा गई है या आसमान, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। गुड, कर्नल डी लाजमन इनकी तरफ से रिपोर्टों का इंतज़ार करता रहेगा और इसी इंतज़ार में 2 हफ्ते गुजर जाएंगे। इसके बाद ना कर्नल डी रहेगा और ना ही इसके एजेंट्स, इसने कहा और रिसीवर रख दिया। बॉस, बल्गानिया में हमारा कोई आदमी गद्दारी कर रहा है। बल्गानिया की तंजीम के मुतालिक खासी मालूमात मुहैया की गई हैं, माइकल ने कहा, जो इस दौरान खामोश बैठा था। हाँ, मेजर प्रमोद के मुतालिक तुम्हारी रिपोर्ट मिलते ही मैंने इस तरफ फौरी तवज्जो की थी। ये ST3 का असिस्टेंट रमेश था, उसे गोली मार दी गई है, बॉस ने जवाब दिया। लेकिन बॉस, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो फिर कर्नल डी को फोर कॉर्नर्स का इल्म कैसे हुआ, जबकि आपने बताया था कि ग्रेट चीफ बॉस ने इन तीनों के जहनों से फोर कॉर्नर्स के मुतालिक तमाम मालूमात मिटा दी हैं, माइकल ने कहा। ये शायद पुरानी मालूमात की बिना पर ही काम हो रहा है। बहरहाल हमें अब फिक्र की ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्तों की तो बात है, ये वक्त तो पलक झपकने में गुजर जाएगा, बॉस ने जवाब दिया। बॉस, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आखिर दुनिया की हुकूमत संभालने के लिए क्या मनसूबाबंदी की जाए। क्या दुनिया भर की तमाम हुकूमतें ख़त्म कर दी जाएं? माइकल ने कहा। नहीं, पहले ऐलान किया जाएगा कि अब दुनिया पर फोर कॉर्नर्स की हुकूमत है और उसी की हिदायत पर दुनिया की हुकूमतें काम करेंगी। इसके बाद जिस हुकूमत ने फोर कॉर्नर्स को तस्लीम ना किया, उसे तबाह कर दिया जाएगा। इस तरह ग्रेट चीफ बॉस को यकीन है कि 2-4 मुल्कों की तबाही के बाद सब लोग लाजमन हथियार डाल देंगे, बॉस ने जवाब दिया और माइकल ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है सुपर पावर्स में फोर कॉर्नर्स को अपनी बराह रास्त हुकूमत कायम करनी पड़ेंगी, माइकल ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हो सकता है, ये हाई लेवल की बातें हैं। ग्रेट चीफ बॉस ने आखिर 2 हफ्तों का वक्त दिया है, तो वो इंतजाम भी तो कर ही रहा होगा। तुम इन तीनों के मुतालिक 2 हफ्तों तक मुसलसल रिपोर्टें लेते रहना, बॉस ने कहा। ओ बॉस, अब इनका क्या होना है, ये तो ख़त्म हो चुके हैं, माइकल ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर भी ख्याल रखना, चीफ ग्रेट बॉस ने ख़ास तौर पर इसकी हिदायत की है, क्योंकि साइंसदानों ने जब इनकी ट्रांसप्लांटेशन की है तो उन्होंने चीफ बॉस को बताया है कि ये तीनों बेमिसाल जहनों के मालिक हैं। इसलिए हो सकता है कि इनके जहन बावजूद ज़ीरो होने के बाकी आम एजेंटों से फिर भी ज़्यादा काम करें, इसलिए इनकी तरफ से मोहतात रहना चाहिए, बॉस ने कहा। ओके बॉस, ठीक है, हमारे आदमी वहाँ मौजूद रहेंगे और वो मुसलसल सेक्शन को रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं इन्हें मज़ीद होशियार रहने का कह दूंगा, माइकल ने जवाब दिया और फिर सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अबे क्या है, क्यों ऊँट की तरह मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? कासिम ने अपने मुलाजिम जुम्मन को
कमरे में दाखिल होते देखकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, हजूर, वो कप्तान साहब का पैगाम देना है। जुम्मन ने रुकू के बल झुकते हुए कहा, कप्तान हूँ, मिर्चों का थोबड़ा बांध दूंगा जब तूने उसका नाम जबान से निकाला। हाँ, वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। साला मुझे क्रीमिया ले गया कि फुल फ्लूटियों से मिलवाऊंगा, और फिर खुद गायब मायब हो गया, और साथ ही डैडी को भी इत्तला कर दी, और वो छिपकली बेगम को लेकर वहां पहुंच गए। दुश्मन नंबर 1 है, कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसकी आंखें शोले उगल रही थीं, क्योंकि सर आसिम जिस वक्त होटल में इसके कमरे में पहुंचे थे, इस वक्त वो 2 फुल फ्लूटियों से बैठा गपशप में मसरूफ था, और जाहिर है इसके बाद सर आसिम के कोड़े को हरकत में आने से कौन रोक सकता था। हुजूर, वो बता रहे थे कि कर्नल फैदी बीमार हैं, ना काम करते हैं और ना बात करते हैं। जुम्मन ने सहमे हुए लहजे में कहा, कर्नल साहब बीमार हैं? अच्छा, होते रहें, वो भी मेरे कौन से दोस्त मोस्त हैं, बस हर वक्त डांटते ही रहते हैं। कासिम ने जवाब दिया। हुजूर, आप तीमारदारी के लिए ना जाएंगे? ये तो सवाब का काम है। जुम्मन ने कहा। मैं जाऊंगा? मगज ठीक है तुम्हारा? मुझे नहीं चाहिए ये सवाब मवाब। अरे क्या कह रहे हो? सवाब का काम? साले, तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो मौलवी साहब कह रहे थे कि सवाब का काम जरूर करना चाहिए, अल्लाह मियां जन्नत में होरे मोरे देता है। कासिम की जहनी रूह यकलख दूसरी तरफ पलट गई। हुजूर, अब बताने तो आया हूँ, और हुजूर जो ऐसी बात बताए सवाब वाली, उसे इनाम दिया जाता है हुजूर। जुम्मन ने अपने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा। इनाम साले, तू इनाम लेगा? जब डैडी कोड़े मार रहे थे साले, उस वक्त तू कहाँ था? अब आ गया है इनाम शनाम लेने के लिए, दफा हो जाओ। कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। हुजूर, वो सवाब मवाब का काम बताया है। जुम्मन ने हाथ जोड़ते हुए अपनी बात पर इसरार जारी रखा, क्योंकि वो कासिम का मिजाज आशनास था। अच्छा अच्छा, वो हाँ तो बताया है। अच्छा जाओ साले, जाकर मजे करो। उस मुनीम जी से इनाम ले लो। मैं जरा कर्नल साहब के पास हो आऊँ। मौलवी साहब कहते हैं कि सवाब मवाब के काम में जल्दी करना चाहिए, कासिम ने उठते हुए कहा, और जुम्मन के हाथ तेजी से सलाम करने में मसरूफ हो गए, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो मुनीम जी से लंबी रकम वसूल करेगा। कासिम ने अपनी कार कर्नल फैदी की कोठी के वसी पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। कर्नल फैदी के मुलाजिम चूंकि उसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मुलाजिम ने जल्दी से करीब आकर सलाम किया। अबे क्या हाल है कर्नल मंडल साहब का? कासिम ने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। जनाब, वो अंदर लेटे हुए हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं, मुलाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कमरे की तरफ इशारा किया। कासिम सर हिलाता हुआ उधर चल पड़ा। उसने अपने चेहरे पर उदासी के तासुरात पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी, और इसकी थोथनी लटक गई और आंखें किसी बूढ़े बकरे जैसी नजर आने लगी। आओ कासिम, कैसे आए? इसके कमरे में दाखिल होते ही कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे साले कोई बात नहीं करूंगा, तुम मेरे दुश्मन मुश्मन हो साले। डैडी को इत्तला कर दी। कासिम हमीद को देखते ही सारी तीमारदारी वगैरह भूल गया। गुस्से से इसके मोटे और लटके हुए गाल धोखने की तरह फूलने और पिचकने लगे थे। मैंने इत्तला कर दी? अरे क्या कह रहे हो? मुझे तो इल्म ही नहीं है, मैं तो कर्नल फैदी की बीमारी में लग गया था, कैप्टन हमीद ने हैरान होते हुए कहा। तो क्या अब डैडी नजूमी मजूमी हो गए हैं? ओह, फिर लाजमन उस चपड़ कनाती नजूमी का काम होगा। वो मेरा दुश्मन मुश्मन है। अच्छा, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, साले के सर पर जूते मारूंगा, कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। कौन है? क्या शोर मचा रखा है? खामोश रहो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अचानक एक तरफ पलंग पर लेटे हुए कर्नल फैदी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इसकी आवाज़ में वो रोब दबदबा अब ना था। मुजमहल सी आवाज़ थी, जैसे कोई इंतहाई लागर और कमज़ोर आदमी बोल रहा हो। ओह कर्नल साहब, आप बीमार हैं? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह मियाँ जब चाहता है बीमारी बीमारी दे देता है। कासिम को कर्नल फैदी की आवाज़ सुनते ही तीमारदारी का ख्याल आ गया। चुनाचे से फौरन ही लहजे को हमदर्दाना अंदाज में बदलते हुए कहा, और साथ ही वो पलंग की तरफ बढ़ गया जिस पर कर्नल फैदी लेटा हुआ था। तीमारदारी का शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो, कर्नल फैदी ने गुस्सीले लहजे में कहा, और कासिम इतनी तेजी से मुड़ा जैसे उसे लाखों वोल्टेज का करंट लग गया हो। हमीद उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गया। फरीदी साहब की ये हालत कब से है? ये तो किसी खौफनाक जिन का साया हो गया है इन पर। गुटका पीर से तवीज ले लेना। कासिम ने बाहर आते ही राजदाराना लहजे में हमीद से मुखातिब होकर कहा, और हमीद बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मजाक समझ रहे हो? सच कह रहा हूँ, जुम्मन की अम्मा की आंखें भी ऐसी थीं। गुटका पीर ने धोनी दी, तवीज बांधा,
वो बुढ़ी ठीक हो गई एकदम, कासिम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अरे छोड़ो, कोई जहनी बीमारी है। तुम बताओ सर आसिम कैसे पहुंच गए क्रीमिया? हामिद ने बात टालते हुए कहा। वो चिपकली बेगम भी साथ थी, बस फुल फलूटियां तो भाग गई साली नामुराद, बेवफा। पहले कह रही थी हम सारी उम्र मुमर साथ देंगी, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर कितने कोड़ों पर हाथ रुका सर आसिम का, हामिद ने मजे लेते हुए कहा। हाँ साले तो मजे ले रहे हो, मेरा 3 रोज हल्दी चूना थोप थोप के बुरा हाल हो गया। हाँ वो गुटखा पीट ले आऊं उसे, ईमान से कर्नल साहब पर कोई जबरदस्त चिन्ह का साया है। कासिम बात करते करते फिर उसी मौजू पर आ गया। अब तो मुझे भी कोड़े खिलवाना चाहते हो? सर आसिम का हाथ तो रुक गया होगा, कर्नल फरीदी का हाथ नहीं रुकेगा, समझे? हमीद ने आंखें निकालते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, मैं तो साले हमदर्दी कर रहा था, वरना मुझे क्या, मेरा तो स्वाब मवाब पूरा हो गया, कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। और हमीद हंसता हुआ वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। कासिम ने कोठी से कार निकाली और इसका रुख अपने दफ्तर की तरफ कर दिया। उसे अचानक दफ्तर का ख्याल आ गया था। वो जब से अक्रीमिया गया था दफ्तर गया ही ना था। हुजूर, वो गुटका पीर आया बैठा है, कहता है कि यहाँ दफ्तर में जिन आ गए हैं, वो इन्हें निकालने आया है। चपरासी ने इसकी कार का दरवाज़ा खोलते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। अरे बाप रे, जिन मिन यहीं आ गए। अरे साले, उसे कहो निकाले, उन्हें कुछ पैसे दे कर निकाल दे। साले भूखे नंगे जिनमिन होंगे। मैं जा रहा हूँ, कासिम ने खौफजदा लहजे में कहा और उसे बाहर निकलने का इरादा तर्क करते हुए कार को वापस मोड़ दिया और चपड़ासी के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। ये साले जिनमिन आजकल हमारे मुल्क का दौरा मोड़अप करने पर निकले हुए हैं। शायद कर्नल फरीदी के सर पर भी पहुंच गए और मेरे दफ्तर भी। अल्लाह माफ़ करे, कासिम ने कार चलाते हुए खौफजदा से लहजे में कहा। और अभी उसने चौक पर से कार मोड़ी ही थी कि एक आदमी ने फुटपाथ से उसे देखकर हाथ हिलाया और कासिम उसे देखकर पूरी तरह चौंक पड़ा। ये साला इधर कैसे टपक मपक पड़ा? कासिम ने कार को इसकी तरफ ले जाते हुए बड़बड़ाकर कहा। और फिर इसने जैसे ही कार रोकी, वो आदमी जिसे नीले रंग का सूट पहना हुआ था जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। कासिम साहब, शुक्र है कि आप मिल गए। मैं तो आपके दफ्तर जा रहा था। आपको मालूम है कि सेठ सलाउद्दीन ने आपकी फैक्ट्री खरीदने की ऑफर कर दी है, इस आदमी ने तेज लहजे में कहा। क, क, क्या कह रहे हो? सेठ सलाउद्दीन साले की ये जुरत मुरत कि मेरी फैक्ट्री खरीदे? साले, जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, कासिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आप फिक्र ना करें, मैंने इसका खास आदमी तोड़ लिया है। मैं इसके दफ्तर में ऐसा तावीज़ डालूंगा कि इसका सारा दफ्तर ही तबाह हो जाएगा। बहुत बड़ा पीर है जिसका तावीज़ मैंने लेना है। जादू है जादू इसका तावीज़। पर वो पैसे लेता है, 10,000 रुपये, इस आदमी ने कहा। उसे कासिम की कमज़ोरी का शायद इल्म था, इसलिए उसे रकम ऐंठने के लिए चक्कर चलाया था। अच्छा, कौन सा पीर है? ये गुटका पीर से भी बड़ा पीर है? कासिम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जनाब, गुटका पीर तो इसके पैरों की खाक भी नहीं है। वो जामो पीर है, जामो पीर। सेठ सलाउद्दीन का दफ्तर जाम कर देगा, इस आदमी ने आंखें फाड़ते हुए कहा। अरे इतना बड़ा पीर है, ले चलो मुझे उसके पास। वो अपने कर्नल फरीदी पर जबरदस्त जिन आ गया है, मैं उसे वहां ले जाता हूँ। कासिम का जहन पलट गया। कर्नल फरीदी? ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? कर्नल फरीदी का नाम सुनते ही इस आदमी का रंग जर्द पड़ गया। हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम चलो इस जामो मामू पीर के पास। कर्नल फरीदी अच्छा आदमी है, पैसे की परवाह ना करो। कासिम पर शायद हमदर्दी का जबरदस्त दौरा पड़ गया था। अच्छा, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं जाकर पीर साहब से वक्त लेता हूँ। वो बड़े पीर हैं, आसानी से वक्त थोड़ी देंगे, इस आदमी ने घबराए हुए लहजे में कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि इसकी सारी स्कीम फेल हो गई है और अब वो जान छुड़ाकर भागना चाहता है। अबे, बड़ा है तो अपने घर का होगा। कर्नल फरीदी कोई छोटा आदमी नहीं है। वजीर आजम इससे डर कर बात करता है। कासिम को गुस्सा आ गया, लेकिन इसने कार आहिस्ता ना की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े आदमी हैं कर्नल फरीदी साहब। आप मुझे इस चौक पर उतार दें, मैं पीर साहब से बात करता हूँ, इस आदमी ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। अबे तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है? क्या कोई साला जिन में? ओह तौबा, अल्लाह तौबा। मौलवी साहब कहते हैं कि जिन सुन लेते हैं, अल्लाह तौबा। तो क्या कोई जिन साहब अब नजर आ गया है तुम्हें? कासिम ने गुस्सीले लहजे में बात करते करते यकलख्त जिन की शान में गुस्ताखाना बात करने की वजह से तौबा करनी शुरू कर दी। अब आप कहाँ जा रहे हैं? इस आदमी ने कहा। मैं कर्नल फरीदी की कोठी पर जा रहा हूँ।
तुम उन्हें पीर का पता मता बता देना, वो खुद उसे बुला लेंगे। ही, कितनी अच्छी स्कीम है, रोब से ही काम चल जाएगा, रकम भी ना लगेगी। कासिम ने खुद ही अपनी स्कीम पर अपनी तारीफ शुरू कर दी और इस आदमी का रंग और ज़्यादा जर्द पड़ गया। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और फिर जैसे ही एक चौक पर सुर्ख रंग की लाइट की वजह से कासिम ने कार रोकी, इसने बिजली की सी तेजी से दरवाज़ा खोला और छलांग मारकर नीचे उतर गया। अरे अरे, कासिम ने यकरख चीखते हुए कहा, वो पीर साहब की जिन, वो आ गए हैं। इस आदमी ने चीखते हुए कहा और बिजली की सी तेजी से दौड़कर फुटपाथ पर चलने वाले हजूम में गायब हो गया। अब साला आए मेरे पास हूँ, इसको तवीज के 10,000 देते रहो तो ठीक, वरना इसको जिन नजर आने लगते हैं। क्या बता रहा था, मौजू पीर? ओह ठीक है, मैं ये नाम कर्नल फरीदी को बता देता हूँ, इन्हें ज़रूर इसका पता मालूम होगा। कासिम ने कहा, कार आगे बढ़ाते हुए कहा। चूंकि इसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि कर्नल फरीदी पर किसी जिन भूत का साया है, इसलिए इसे हमदर्दी में यही बात सोचनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद वो कर्नल फरीदी की कोठी में दोबारा कार में दाखिल हुआ और कार पोर्च तक पहुंचा चुका था। इसे कार रोकी और नीचे उतरकर दोबारा उसी कमरे की तरफ चल पड़ा जहां पहले इसकी मुलाकात कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद से हुई थी। लेकिन उसी लम्हे एक साइड से कर्नल फरीदी का खास बूढ़ा मुलाजिम तेज तेज चलता हुआ इसकी तरफ आया। हुजूर, आप इधर ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, अंदर वजीर आजम साहब मौजूद हैं, कर्नल साहब से मिलने आए हैं, मुलाजिम ने कहा। अच्छा, क्या वो किसी बड़े पीर को लेकर आए हैं? कासिम ने आंखें फाड़ते हुए कहा। बड़े पीर को? वो किस लिए हुजूर? बूढ़े मुलाजिम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ओह, तुम्हें मालूम नहीं? कर्नल साहब की आंखें देखी हैं तुमने, फटी फटी सी, ये जिन के साय की निशानी है। मैंने कहा भी है कि पीर ना सही, जामू पीर ही सही, वो बड़ा पीर है, कासिम ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा। ओह वाकई हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी शक हुआ था, मगर कर्नल साहब और कप्तान साहब के डर के मारे मैंने ये बात ही नहीं कही थी। आप मेहरबानी करें हुजूर, किसी पीर को ले आएं, वो मेरे क्वार्टर में बैठकर पढ़ लेंगे, बूढ़े मुलाजिम ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। पागल हो गए हो? दिमाग शिमाग दुरुस्त नहीं है तुम्हारा? साहब, इतना बड़ा पीर तुम्हारे गंदे से क्वार्टर में बैठेगा? कासिम ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। अच्छा तो ऐसा है कि आप इस बड़े पीर से तावीज़ ले दें, मैं चुपके से कर्नल साहब के सिरहाने के नीचे रख दूंगा, मुलाजिम ने नई तरकीब सोचते हुए कहा। ओह हाँ, ये भी ठीक है साले, कर्नल के मुलाजिम भी जहीन महीन है, मगर वो गुटका पीर तो न जाने कहाँ होगा, और वो जामू पीर इसका तो पता ही नहीं है, कासिम ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह हुजूर, मुझे याद आ गया, कर्नल साहब की कोठी के पीछे भी एक पीर रहता है, मेरी अम्मा इसकी बड़ी मुरीदनी है, वो तावीज़ भी देता है और धोनी भी देता है मिर्चों की, मुलाजिम ने यकलक चौंकते हुए कहा। धोनी, मिर्चों की? मगर वो धोनी कर्नल को कैसे दोगे? कासिम ने सोचते हुए कहा। अगर आप हिम्मत करें हुजूर तो काम हो सकता है, मुलाजिम ने कहा। मम मम अरे नहीं साले, मुझसे ये धोनी मोनी नहीं होती, अगर वो जबरदस्त चिन्ह कर्नल से उतरकर मुझ पर आ गया तो, कासिम ने भिड़कते हुए कहा। हुजूर, आप डरते हैं जिनसे? आप तो बहादुर हैं, मुलाजिम ने नफसियाती हरबा इख्तियार किया। अरे मुझे कह रहे मैं डरूंगा? अगर तुम कर्नल के मुलाजिम ना होते तो साले जिंदा जमीन में दफन मफन कर देता, मेरी साले तौहीन मोहीन कर रहे हो, तुमसे आखिर में अब जबरदस्ती धोनी दूंगा तुम्हारे सामने, कासिम ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। आप यहाँ रुकें, मैं अभी जाकर ले आता हूँ, मुलाजिम ने खुश होते हुए कहा, और कासिम सर हिलाता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ गया। पोर्च में इससे आगे एक स्याह रंग की बड़ी सी कार खड़ी हुई थी और अब कासिम ने देखा कि इसके अंदर एक बावर्दी ड्राइवर भी बैठा हुआ था। अभी वो कार के करीब पहुंचा ही था कि बड़े कमरे में कैप्टन हमीद एक लंबे तरंगे आदमी के साथ बाहर निकला। इस आदमी ने नीले कश्मीशी रंग का सूट पहना हुआ था। वो सीधे उसी स्याह रंग की कार की तरफ बढ़े और फिर इस आदमी ने कैप्टन हमीद से हाथ मिलाया और कार में बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेजी से मुड़ी और कासिम के साथ से गुजरती हुई बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ गई। अरे तुम यहाँ हो, तुम तो चले गए थे, कैप्टन हमीद ने कासिम की तरफ बढ़ते हुए कहा। साले तुम्हें तो हमदर्दी नहीं है कर्नल साहब से, मुझे तो है, आखिर वो कर्नल फरीदी है, मैं उन्हें धोनी देने के लिए खड़ा हूँ, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या देने के लिए खड़े हो? कैप्टन हमीद ने हैरान होकर पूछा। वो मुलाजिम हजूर बख्श पीर से तवीज और धोनी लेने के लिए गया है, वो मेरी तौहीन मोहीन कर रहा था कि मैं कर्नल फरीदी के जिन से डरता हूँ, मैंने उसे कहा है कि ले आओ धोनी, मैं खुद देता हूँ, कासिम ने तफसील बताते हुए कहा।
अरे क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? जानते तो हो कर्नल फरीदी की आदत को। तुम भागो यहाँ से, मैं इस हुजूर बख्श की भी खबर लेता हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। हूँ, मुझे भगाकर तुम खुद धोनी मोनी देने की सोच रहे हो ताकि कर्नल साहब तुम्हें अच्छा जाने। नहीं, मैं खुद दूंगा धोनी। कासिम अपनी बात पर अड़ गया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? अब कर्नल फरीदी की नाक में धोनी दोगे? गोली मार देंगे, कैप्टन हमीद ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। जाओ जाओ, तुम्हें क्या मालूम, अंग्रेजी पढ़ लेते हो तो साले अपने आप को फुम्मन खान समझ लेते हो। अभी देखना, धोनी देते ही कर्नल फरीदी ठीक हो जाएंगे, वो जिनविन भाग जाएगा, कासिम ने हल्का सा हलकारा भरते हुए कहा। उसी लम्हे मुलाजिम तेज तेज चलता हुआ वहां पहुंच गया। हुजूर, हुजूर बख्श, ये तुमने कासिम को क्या पट्टी पढ़ा दी है? अहमक आदमी, कैप्टन हमीद ने हुजूर बख्श को देखते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। हुजूर, ये खुद ही कह रहे थे कि कर्नल साहब पर जिन आ गया है। मैं तवीज़ और धोनी ले आया हूँ, मुलाजिम ने कांपते हुए कहा। कहाँ है तवीज़ और धोनी? मुझे दिखाना, कैप्टन हमीद ने होंठ काटते हुए कहा। और जैसे ही मुलाजिम ने हाथ में पकड़ी हुई पुड़िया इसकी तरफ बढ़ाई, कैप्टन हमीद ने पुड़िया पकड़कर खोली। इसमें वाकई एक तावीज़ और साथ ही एक और पुड़िया थी। इस पुड़िया में सुर्ख मिर्चें थीं। कैप्टन हमीद का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और इसने मिर्चें कासिम की नाक की तरफ उछाल दी। अरे अरे, ये क्या? कासिम ने उछलते हुए कहा, और दूसरे ही लम्हे उसे एक जबरदस्त छींक आ गई। इतनी जबरदस्त छींक थी कि जैसे कोई बम फटा हो। अबे साले, आछी आछी, कासिम कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर इस पर मुसलसल छींकों का दौरा पड़ गया। यह आपने क्या किया जनाब? मुलाजिम ने खौफ से कांपते हुए कहा। इसके दिमाग पर जिन सवार हो गया था, उसे निकाल रहा था, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, और पुड़िया का खाली कागज वहीं फेंक कर पलटा और कमरे की तरफ बढ़ गया। कासिम की हालत बुरी थी, वो मुसलसल छींके जा रहा था और हर छींक के साथ इसका भारी जिस्म इतनी तेजी से झटके से हिलता जैसे जमीन खौफनाक जलजले से हरकत करती है। इसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था और चेहरा जैसे फटने के करीब हो गया था। सुर्ख मिर्चों ने वाकई इसका हशर कर दिया था। मुलाजिम भागकर पानी का जग ले आया और इसने पूरा जग छींकते हुए कासिम के चेहरे पर फेंक दिया और कासिम की छींकों के तसलसल में कदरे कमी वाक़ई हो गई, लेकिन इसकी हालत वाकई खराब हो रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक कर्नल फरीदी की तेज आवाज़ सुनाई दी और कासिम ने कर्नल फरीदी को देखते ही और ज्यादा नुमाया अंदाज में छींकना शुरू कर दिया। यह आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ जिन उतारना चाहता था, मैंने वो नुस्खा इसके जिन पर इस्तेमाल कर दिया। कैप्टन हमीद की आवाज़ कर्नल की पुश्त से सुनाई दी। कर्नल फरीदी शायद कासिम की जोरदार छींकों की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गया था। अहमक आदमी, इसकी हालत बेहद ख़राब है, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी, कर्नल फरीदी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ वापस आ गया। इधर आओ कासिम, इधर आओ, अभी ठीक हो जाओगे, कर्नल फरीदी ने हमदर्दाना अंदाज में कहा और कासिम का बाजू पकड़कर उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले गया। कासिम उसी तरह झटके ले लेकर मुसलसल छींक रहा था। ड्राइंग रूम के सोफे पर कासिम को लिटाकर कर्नल फरीदी ने मुलाजिम से पानी मंगवाया। उसी लम्हे फर्स्ट एड बॉक्स उठाए कैप्टन हमीद भी अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वाकई शरारत भरी मुस्कुराहट दौड़ रही थी, जैसे कासिम को इस हालत में पहुंचाकर वो वाकई लुत्फ अंदोज हो रहा हो। कर्नल फरीदी ने बॉक्स खोला तो इसमें से एक शीशी निकालकर इसका ढक्कन खोला और जल्दी से इसने कासिम की नाक में इस शीशी में मौजूद महलूल के कतरे टपका दिए और फिर शीशी बंद कर दी। इस महलूल ने वाकई जादू जैसा काम दिखाया। कासिम की छींकें बंद हो गई, लेकिन वो इस बुरी तरह कांप रहा था जैसे इसका सीना अभी किसी बम की तरह फट जाएगा। इसकी आंखें मुंदी हुई थीं और चेहरा मस्क होकर स्याह पड़ गया था। इसे पानी पिलाकर इसकी कोठी पर छोड़ो, कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद से कहा और खुद तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।